हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मान सिंह में और स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और हैप्पी न्यू ईयर आपको सभी को। 2022 चला गया, 2023 आ चुका है। तो नए साल के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, नई चीज़ें सामने आते हैं, नए चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये अमेरिका के वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है और जिसको कहते हैं 221G। आखिरकार 221G होता क्या है, 221G एक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होता है, आपका DS 5535 क्या होता है, इस सारी चीज़ें मैं आपकी वीडियो में कवर करूँगा। तो ये जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने खुद के ऊपर सच्ची जो घटना मेरे पर जो बीती थी, जो मेरे साथ हुआ था, इसके उसी के बिहाफ में बना रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कई किताब से पढ़ लिया है या कई वेबसाइट से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सारी जो घटनाएं मेरे साथ हुई थी उसके बारे में बताता हूँ। मुझे अच्छे से नॉलेज है इस बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो के एंड तो जरूर देखने था। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ब्लॉगर मान सिंह के नाम से, और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वीडियो का। तो आज की वीडियो में क्या है, 221G। आखिरकार 221G होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 221G एक एक्ट है जो नेशनल इमिग्रेशन एक्ट NIA के तहत होता है। जब कोई बंदा पूरी दुनिया में कहीं पे भी, नॉट ओनली इन इंडिया, किसी भी देश में अगर US कॉन्सुलेट में इंटरव्यू देता है तो उसके दौरान, इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू अच्छे से चले जाता है तो ऑफिसर आपको बोल देते हैं कि ठीक है, ये लो जी आपका, यू आर वेलकम टू अमेरिका। ठीक है। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कंडीशन में इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा घटना हो जाती है कि ऑफिसर किसी चीज़ को या तो समझ नहीं पाते हैं या लैक ऑफ डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो लोग आप पे एक वीज़ा आपका होल्ड कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। तो आपको वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन आपको 221G मिला। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, डिनाइड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक बोलने वाली बात है। लेकिन जैसे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आप वीज़ा इंटरव्यू दे देते हैं, आप घर आ जाते हैं, तो आपको लगता है आपका इंटरव्यू वीज़ा पास हो गया, आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपना वीज़ा चेक करते हैं, ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं, वीज़ा प्रिंट आप देखते हैं तो उस पर ब्लैंक होता है या आपको रिसिप्ट दे दी जाती है। उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो क्या होता है बेसिकली 221G एक ऐसा एक्ट है जिसको ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिस हो रही होती है आपकी तरफ से या कोई लैक ऑफ डॉक्यूमेंट की तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको आपको वीज़ा होल्ड करना पड़ता है। आपको वीज़ा स्टैम्प नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है, एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि आप वीज़ा नहीं ले सकते या आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 221G अगर आपको मिला है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि मैं आपको अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने इस बारे में बताया था, काफ़ी लोगों को वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग 221G के बाद मिला है। काफ़ी लोगों को मैंने इस बारे में जानकारी दी थी, तो लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, तो इसके बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, जब इंटरव्यू देने आप जाते हैं तो आप इंटरव्यू आपका अच्छे से हो जाता है, ऑफिसर बोलते हैं हाँ जी वेलकम टू अमेरिका, और आप अमेरिका के लिए तैयारी करते हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जब वीज़ा के लिए आप अपना पासपोर्ट पिक करने जाते हैं, आपके घर पे पासपोर्ट की डिलीवरी जब होती है तो आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर पासपोर्ट की अमेरिका की स्टैम्प नहीं होती है। तो ऐसे कैटेगरी में क्या होता है कि आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, उसका नाम होता है 221G। और रिसिप्ट, ये जो स्लिप होती है कई रंग की हो सकती है, वाइट कलर की भी होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, पिंक कलर की भी होती है। तो उस कैटेगरी में कुछ चीज़ें मेंशन होती है कि आपको कौन सा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, कौन सा एविडेंस आपको सबमिट करना है, या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इंटरव्यू में या DS 160 में मिस हो गई थी आपसे, वो आपको सबमिट करनी है। राइट। तो कुछ इसमें 1 साल का समय होता है। जब आपको 221G मिलता है तो 1 साल के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। राइट। अब बात करते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि किस तरह की स्लिप्स होती हैं, क्या क्या लिखा होता है। अब क्या करते हैं, चेक्स आपकी ईमेल में आता है। जब आपको इंटरव्यू देके चले जाते हैं तो इवनिंग में ही या अगले दिन आपकी ईमेल पे एक ईमेल पर एक US कॉन्सुलेट जहाँ भी अपना इंटरव्यू होता है वहाँ से एक ईमेल आएगी ऑफिशियल कि आपका वीज़ा होल्ड पर है या आपको 221G कैटेगरी में डाला गया है और आपको हमें ये डॉक्यूमेंट्स इतने दिन के अंदर भेजने होंगे। तो वो क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर क्या करते हैं कि आपको ईमेल करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो राइट, लेकिन आपको वीज़ा स्टैम्प नहीं कर सकते जब तक वो आपके सारे डॉक्यूमेंट से या बैकग्राउंड चेक से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। राइट। अब दूसरा सवाल आता है कि सर मुझे पासपोर्ट मेरा रिटर्न कर दिया गया है या मेरा पासपोर्ट रख लिया गया है, तो क्या मुझे वीज़ा मिलेगा? क्या मेरा वीज़ा डिनाइड हो गया है, रिफ्यूज़ हो गया है, या मेरा वीज़ा कभी भी इशू होगा कि नहीं?
तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है, आपको पासपोर्ट दे दिया है। जब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो आपको या तो पासपोर्ट आपके लिए मंगाएंगे, या आपके पास उनके पास जो उनके पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी उनका पासपोर्ट आपका अवेलेबल होता है, उसी को स्टैम्प करके दे देंगे। लेकिन अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है। देखो जी, अभी मैंने आपको 221G के बारे में बता दिया, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग होता है कि आपका वीज़ा ऑफिसर आपके वीज़ा पे काम कर रहे हैं। जब तक वो आपका काम को पूरा चेक नहीं कर लेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक नहीं हो जाएगा, आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाएंगे या चेक नहीं कर लेंगे आपसे, वो आपके केस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आपको वीज़ा स्टैम्प नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे पुट यू ऑन होल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, जिसको APP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अब बात करते हैं टाइम लाइन की। सर मेरा, कुछ लोग बंदे बोलते हैं सर मेरे AP में है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में 6 महीने हो गए हैं, 6 या 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया तो किसी के हाथ में कुछ होता नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। देयर इज़ नो टाइम लाइन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में केस डला है तो उसका कोई टाइम लाइन होता नहीं है। वो 6 दिन से लेकर 60 दिन से लेकर 1 साल 2 साल भी ले सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को 2 साल बाद भी वीज़ा मिला है। तो जानकारी के लिए बता दूं, उसमें आप भगदड़ नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, वेट करना है और वॉच करना है, राइट। ओके, तो वेटिंग टाइम आपको बता दें, इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं। कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं अपने केस को एक्सपर्टीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, क्या इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये सारे मिथ है। कोई भी बंदा, अगर आपका केस US कॉन्सुलेट में है किसी भी देश में और आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में है, तो आप इस केस को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, सिंपली आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो रेस्पेक्टफुली, सर मेरा केस नंबर ये है और मेरा ये है, मेरे को इतने महीने हो चुके हैं, मेरी ट्रेनिंग निकलने वाली है, ये जो भी है, तो वो आपका केस को एक बार देख सकते हैं, या मतलब पॉसिबली कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ होता है नहीं एक्चुअली, राइट। जो होगा अपने टाइम पे होगा। ऑफिसर जब तक अपने आपके केस से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, वो आपको वीज़ा नहीं स्टैम्प करके देंगे, राइट। दूसरा क्या है, कि अब सप्लीमेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, DS 5535 आखिरकार होता क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो था इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और टेरर के ऑलरेडी अमेरिका बहुत खिलाफ है, आपको पता ही है क्या है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फॉर्म रिलीज़ किया था जिसको कहते हैं DS 5535 सप्लीमेंटल क्वेश्चंस। तो जो भी बंदे DS कैटेगरी एक इस फॉर्म को प्राप्त करते हैं US कॉन्सुलेट से ड्यूरिंग द इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू, तो उनको क्या है कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपके बैकग्राउंड चेक के लिए, और ये हर साल 1% लोगों को मिलता है। लाखों लोगों में से 1% लोगों को ये मिलता है, जो कि अनलकी होते हैं या लकी हो, जो भी होता है। मैं इस बारे में वीडियो आगे बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे DS 5535 मिला था, तो मैं बताता हूँ कैसे मैंने उसको क्लियर किया। तो उस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप देख सकते हैं फॉर्म। इसके अंदर सारा आपका रिकॉर्ड, आपका नाम, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, आपका 5 साल, पिछले 5 साल का आपका एड्रेस, पिछले 5 साल आपने कहाँ काम किया, पिछले साल आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स उसमें देने होते हैं। ये सारी चीज़ में मेंशन करनी होती है। और ये DS 5535 टेरर को रोकने के लिए बना है, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करने के लिए। अगर आपने किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में आपने ट्रैवल किया है तो आपका बैकग्राउंड चेक में बहुत समय लग सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि वो पूरा वेरीफाई करते हैं। क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है और आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है, तो हाँ, होपफुली नॉट होपफुली, लेकिन आपका केस बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री है आपके पास, तो आपके केस में टाइम लगता है। लेकिन आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। अब बात करता हूँ मैं अपनी स्टोरी के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम ब्लॉगर मान सिंह है, जैसा कि आपको पता है। मैं अमेरिका में फरवरी 2022 से रहता हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने मुझे वाले हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ, और मेरा जो कॉन्सुलेट था वो मुंबई कॉन्सुलेट था। तो बेसिकली मैं मुंबई गया, 23 तारीख को मेरा फिंगरप्रिंट्स था, और 24 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। तो 23 तारीख को मैंने फिंगरप्रिंट्स दिए, 24 तारीख को मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू अच्छे से गया। ऑफिसर ने जो भी सवाल मुझसे पूछे, मैंने सही सवाल दिए। कहाँ ट्रेनिंग करने वाले हैं, कौन सी कंपनी है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन, पढ़ाई क्या की, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक किए, आपके DS 2019, आपका ट्रेनिंग प्लान, और ये सारा कुछ उन्होंने चेक किया। और मेरे से सवालात किए, आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या करोगे, सारा कुछ मैंने बताया। बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया। एक जवाब को मैंने सही से आंसर दिया, बड़ी कॉन्फिडेंट से। उन्होंने मेरा वीज़ा अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला योर वीज़ा इज़ अप्रूव एंड वेलकम टू अमेरिका। मैं बहुत खुश था यार, बहुत। आपको पता है जब अब वीज़ा अमेरिका का मिलता है तो आप कितनी खुशी होती है, शायद बहुत खुशी होती है, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा मिलना बहुत आसान नहीं होता है। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं अपने होटल पे गया और मैंने अपने बैग से फ़ोन निकाला,
तो बैग से फ़ोन निकाल के सबसे पहले कॉल मैंने सिस्टर को किया, अपने फादर को किया। मैंने सिस्टर को गोल वाला बोला कि दीदी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, बहुत खुशी की बात है। मैं खुशी का अंदाज़ा आपको बता नहीं सकता, शायद इतनी खुशी होती है जब यूएस का आपको वीज़ा मिलता है, शायद उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन उतना ही दुख होता है आपको जब आपको 221G मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मिलता है। ये सिर्फ ये दर्द मैं जान सकता हूँ और आप जान सकते हो जिसके साथ ये हुआ है। ये बहुत दर्दनाक होता है। 221G मिलना बहुत दर्दनाक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को पता लगा कि मेरे को वीज़ा मिल गया। मेरे पापा ने पूरे सब जगह फ़ोन कर दिया, हाँ जी भैया मनोज जी का मिल गया वीज़ा, मनोज जी जा रहा है अमेरिका। मेरे पापा ने सबको बोल दिया। भाई खुशी का मौका है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा बाहर जाए, अमेरिका जैसे देश में पढ़े या जॉब करे। तो यार मेरे फादर का भी वही था, मेरे फादर ने सबको खुशी के मारे सबको बता दिया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब वीडियो को ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। जैसे ही मैं अपना 7 दिन बाद मुझे मैं बीच में फ्राइडे सैटरडे संडे पड़ गया था, तो मेरे को वीज़ा नहीं मिला। मुझे आफ्टर 6 और 7 डेज मुझे वीज़ा पिक करना, अपना ये आपका पिक करना था, मुझे अपना पासपोर्ट पिक करना। तो मैं पासपोर्ट पिक करने के लिए गया और मैंने जैसे पासपोर्ट पिक किया तो बहुत खुशी के मारे मैं बहुत बेचैन था कि मैंने खोल लेता हूँ उसको। मैंने जैसे उस एनवेलप को खोला और पासपोर्ट मैंने खोला, वहाँ पर कोई स्टैंप नहीं थे। देयर वॉज नो स्टैम्प प्रिंटेड ऑन माई पासपोर्ट। आप जान सकते हो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, मैं काँप उठा। मैंने कहा ये क्या है, पासपोर्ट का। मैंने पूरा पासपोर्ट को 3 से 4 में खोल के देखा, उसमें कोई प्रिंट ही नहीं था वीज़ा का, लेकिन उसमें ग्रीन कलर की स्लिप थी, ये फोल्ड करके उन्होंने रखी हुई थी। उसको कहते हैं 221G। यहाँ से कहानी होती है असली स्टार्ट। मुझे पता ही नहीं क्या होता भाई, 221G है कि आखिरकार है क्या 221G। उसके बाद मैं अपने होटल पे आया, मैं कांपते हुए हाथों से मोबाइल चला रहा था। मैंने अपने घर में अभी तक बताया नहीं था, पहले मैं 221G के बारे में पढ़ना चाह रहा था। मैं 221G के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा ये एक इमिग्रेशन एक्ट है। उसके अंदर आपका वीज़ा क्वालिफाई नहीं करते हो या क्वालिफाई करते हो तो कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या बैकग्राउंड चेक के तहत आपको होल्ड पे कर दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, मैं बहुत रोया। 2 दिन तक तो मैं रोता ही रहा, सुबह से लेकर शाम तक रोता ही था, क्योंकि इतना दर्द होता है, इतना दर्द। घर वाले कैसे कैसे करके आपको कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल है, वो पल बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। शायद ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं आशा करता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरा पासपोर्ट खोला तो कुछ नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च किया, कोरा पे देखा, IIM हेल्प पे देखा, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, तो मुझे पता लगा कि ये आपका होल्ड पे है। इसमें समय कितना लगेगा कोई भी नहीं जानता, राइट। मैं बहुत परेशान, मैं डिप्रेशन टाइप में चला जा चुका था। उसके बाद क्या, मैं एक वेबसाइट से जुड़ा जिसका नाम था IIMI हेल्प। इनमें हेल्प ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा जहाँ पे इन लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग आपस में बात करते थे कि मेरा वीज़ा आ गया है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस खत्म हो गया है, खुशी की बात होती थी, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वीज़ा प्रिंट हो चुका है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ने खुशियाँ जाहिर की अपनी, कुछ लोगों ने दुख जाहिर किए, लेकिन रिजेक्ट किसी का भी नहीं हुआ था। उस ग्रुप में जितने भी लोगों ने बात करी, कभी भी किसी का वीज़ा डिनाइड कभी नहीं हुआ। बाद में वीज़ा मिल चुका था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के बाद। तो क्या है कि उसके बाद मैंने अपना ईमेल चेक किया तो मैंने देखा उसमें DS5535 एक फॉर्म था जो मैंने बहुत लेट चेक किया। मैंने देखा कि ये तो 5535 फॉर्म, उसके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिली कि ये टेरर अटैक को रोकने के लिए, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए है और ऐसे ऐसे फॉर्म को भरना जरूरी है, जो कि बैकग्राउंड चेक के लिए। कमाल की बात है, मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था, मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी, सिर्फ मेरे से ये मांगा था कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और विदिन अ ईयर आपको फॉर्म अगेन सबमिट करना होगा। तो मैंने फॉर्म को सबमिट किया। उसमें मेरे पूरे 5 साल की वर्क एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और आपका मेरा 5 साल में जहाँ रहा हूँ, 5 साल के मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स से, 5 साल की मेरी सारी ईमेल्स, 5 साल के मेरे सारे मोबाइल फ़ोन्स नंबर सारे मैंने दिए, क्योंकि उनके पास ऐसा डेटाबेस वो इकट्ठा करते हैं और उसको चेक करते हैं, बैकग्राउंड रन में चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करते हैं कि पता लगता है कि आपने कोई टेरर अटैक से या फेसबुक में आपसे कोई ऐसी पोस्ट नहीं की जो हमारे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन हाँ, जब तक ये बैकग्राउंड चेक नहीं होगा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उस पासपोर्ट को लेकर मैं आ गया घर। 11 दिन के बाद, सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैंने चाय पी और 11 दिन के बाद मैंने अपने ईमेल चेक किया। ईमेल मैं एवरीडे चेक करता था, ऑनलाइन स्टेटस एवरीडे चेक करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग आता था। लेकिन 11 दिन के बाद जब मैंने ईमेल खोला, सबसे पहला ईमेल सुबह था 11:09 पे, वो था US कॉन्सुलेट मुंबई से। अब जानते हो उस खुशी का पल शायद मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता।
शायद जब भी उस पल के बारे में सोचता हूँ मुझे रोना आ जाता है। वो खुशी का पल था, इतना खुशी थी। उसमें लिखा था, योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग इज completed, प्लीज सबमिट योर पासपोर्ट विद इन दिस पीरियड एंड योर kindly find the attached file below and kindly match your केस नंबर। मैंने केस नंबर मैच किया अपने पासपोर्ट से और वो एक्यूरेट था, मेरा केस वही था और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन शाम को मैंने मुंबई की फ़्लाइट, मुंबई की ट्रेन, मुंबई राजधानी में बैठा और सीधा मुंबई निकल गया। उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट किया, जो ईमेल का प्रिंट किया था वो प्रिंट सबमिट किया और जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म में ऑलरेडी सबमिट कर चुका था। उसके बाद मेरे को क्या करना था, वेट करना था, वॉच करना था। उस दिन से लेकर जिस दिन तक मुझे वीज़ा मिला, मैं एवरीडे चेक करता रहा केस क्या है। केस अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में था, ऑलरेडी 4-5 दिन बीत चुके थे। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा केस चेंज होता है, एक दिन पहले केस चेंज होता है कि आप योर केस हैज़ बीन अपडेटेड ऑन फलाना डेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मैं उठा, मैंने 9 साढ़े 9 बजे मैं मंदिर गया, मंदिर से वापस आया, मैंने देखा मेरा ऑनलाइन स्टेटस, मेरा वीज़ा इशूड हो गया था। जब भी आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में है और आपका वीज़ा ऊपर उसमें आगे इशूड, मतलब आपका इशूड का मतलब होता है आपका वीज़ा प्रिंट हो चुका है। इतनी खुशी थी मुझे, बहुत खुशी थी, लेकिन अभी तक मेरा सिर्फ इशूड हुआ था, पासपोर्ट रेडी टू पिक नहीं था। मैं बार बार अपना स्टेटस चेक कर रहा था, पासपोर्ट रेडी टू पिक नहीं था, ठीक है। तो फिर मैं गया, फिर अगले दिन मैंने देखा, तीसरे दिन मैंने पासपोर्ट पिक करने गया, मैंने पासपोर्ट खोला, उसमें स्टैम्प थी। सबसे पहले पासपोर्ट की स्टैम्प मैंने अपने जीजा जी को भेजी, अपनी सिस्टर को भेजी, अपने फादर को भेजी। वो पल बहुत बहुत अच्छा था। शायद ये दुनिया का सबसे खुशी का पल होगा किसी भी इंसान के लिए, जब आपके दर्दनाक मोमेंट से निकलते हैं और एक खुशी के मोमेंट पे पहुंचते हैं। तो ये तो मेरी स्टोरी थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और आपको टिप्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, आप यूएस कॉन्सुलेट को बार बार कभी भी ईमेल कॉल ना करें, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार रेस्पेक्टफुली मेल करें कि सर मेरा वीज़ा डीएस, मेरा वीज़ा इसमें होल्ड पे है और मेरे को 221G मिला है, तो मेरा ये पेपर वर्क है, उनको पेपर वर्क सबमिट कर दीजिए। उनको कॉल ईमेल करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना वर्कलोड है। और मुंबई कॉन्सुलेट पूरे भारत की सबसे बिजी कॉन्सुलेट में से एक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। तो वहाँ पे वर्कलोड ऑलरेडी इतना होता है, वीज़ा ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं और इतने लाखों केसों को हैंडल करना पड़ता है। कोविड के बाद इतना ज़्यादा बैकलॉग लग गया कि पेपर, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है और ऑफिसर्स कम है। तो आपके केस में जो टाइम लगना था 6 महीने, अब वो साल भी लग सकता है। 6 दिन लगने थे तो 60 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन डीएस जब आप ये 221G कैटेगरी आपको मिलता है तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हो कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा हो मतलब आपका केस पे काम कर दिया जाता है विदिन 60 डेज। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे किस्मत काम करती है, आपका केस 7 दिन से लेकर 70 दिन के अंदर भी अप्रूव हो सकता है और 7 मंथ और आपका 2 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। वो सब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा ऐसा मानना, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, ये सोच चलो कि आपके साथ जो भी हो अच्छे के लिए हो, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। उसके किसी और दिन वीडियो में इस बारे में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। क्योंकि आप अपना पेशेंस ना खोइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, 100% ऊपर वाला काम करता है। प्रे कीजिए, आप अपना धैर्य रखिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, ठीक है। अच्छी चीज़ों में दिमाग लगे, डिप्रेशन बिल्कुल भी मत लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। जिस चीज़ का समय जब आएगा उससे पहले वो काम बिल्कुल होना ही नहीं है। आप कितने भी घोड़े दौड़ा लो, आपका काम जब तक बिल्कुल नहीं होगा जब तक उस चीज़ का समय नहीं आएगा। अभी आपका समय नहीं आया है तो आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए। अगर कुछ भी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे ईमेल कर दीजिए या मेरे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप DS 160 फॉर्म भरते हैं तो बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक से DS 160 फॉर्म को फिल करना है। एक एक इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसको फिल करते टाइम आप ध्यान रखें। क्योंकि पता लग रहा है आप DS 160 में कुछ और भर रहे हैं, आपने इस जगह पर काम किया इतने तारीख से इतने तारीख तक, और आप एक्चुअल एंट्री में कुछ और बोल रहे हैं, तो ये वीज़ा रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेपर वर्क पर बहुत ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा पेपर वर्क ना लगाइए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए, राइट। और अपना धैर्य बिल्कुल मत खोजिए, अपना जो भी आप जॉब करते हैं उसको करते रहिए। आप अपनी जॉब बिल्कुल ना छोड़िए। अगर आपने सोचा मेरे वीज़ा इंटरव्यू आने वाला है तो मैं अभी जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसा
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आपके हाथ में वीज़ा ना स्टैम्प होकर आ जाए, आपको जॉब नहीं छोड़नी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जॉब छोड़ देते हैं वीज़ा इंटरव्यू से पहले ही, और वीज़ा इंटरव्यू मिलता है 221G। तो ये ऐसा बिल्कुल ना कीजिए और अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखिए। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम। मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी 2019 में, सेम वीडियो मैंने डाली थी, उस पर 12,000 व्यूज़ थे। काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प किया इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, काफ़ी लोगों को मदद मिली और 99% लोगों को वीज़ा बाद में मिल गया था। सिर्फ एक बंदे को वीज़ा नहीं मिला था, वो मालदीव्स का बंदा था, शायद उसको वीज़ा नहीं मिला था क्योंकि उसको कुछ और प्रॉब्लम था। 2 साल बाद भी उसको वीज़ा नहीं मिला। उसका वीज़ा अभी डिनाइड हुआ है, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले। तो आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। और बाकी किसी चीज़ के लिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। राइट, बैकग्राउंड चेक जरूर करता है अमेरिका। अगर आपको बैकग्राउंड चेक में डाला गया है तो बैकग्राउंड चेक ज़रूर करेगा। तो और बाकी चीज़ों के लिए अगर मैं किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।